सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6वीं गणित। हमारा अध्याय है 6 गुणनखंड एवं गुणज। गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उसके पश्चात हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सहभाज्य संख्या, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक भी इसी चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, हम लोगों ने जब पढ़ा कि भाग का जो संक्रिया होता है वो हमेशा संवरक नियम का पालन नहीं करता। भाग जो संक्रिया होता है वो क्या करता है, हमेशा संवरक नियम का पालन नहीं करता है। संवरक नियम क्या होता है कि संवरक नियम ये बोलता है कि कोई भी पूर्णांक यदि कोई भी एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक के साथ अगर भाग दिया जाता है ना, कोई भी पूर्णांक एक पूर्णांक का दूसरे पूर्णांक के साथ अगर भाग दिया जाता है तो वो क्या बोलते हैं, उसका जो भागफल होता है वो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर, ये होता है संवरक नियम। तो इसके आगे हम लोग अगर गुणनखंड पढ़ते हैं तो गुणनखंड क्या होता है देखते हैं। कौन सा संख्या से कैसे भाग दिया जा सकता है और भागफल क्या आता है, कौन सा पूर्णांक आता है या नहीं आता है, संवरक नियम का पालन क्यों नहीं करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है गुणनखंड। जस्ट लाइक ये, अगर 10, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 10, 10 है ना। अगर 10 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 10, तो अगर 10 की बात करते हैं तो 10 किससे किससे भाग चला जाता है, या फिर 10 को हम लोग कितने छोटे खंडों में बांट सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर हम लोग 10 को 2 से भाग देते हैं तो क्या हो गया, 10 को अगर 2 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 पंचे 10। 10 के 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है, तो 5 बार में, तो 2 पंचे 10 हो गया। अगर हम लोग 10 को 5 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 5 है यहाँ पे, तो क्या होगा, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10। 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है स्टूडेंट्स, तो 5 के पहाड़ा में 10 आता है हमारा 2 बार में। पहाड़े को हम लोग 2 बार पढ़ते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2। क्लियर। तो हमारा जो गुणनखंड होता है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी संख्या चाहे वो पूर्णांक संख्या है, वो अगर कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, अगर उस संख्या का अगर हम लोग किसी के साथ भाग देते हैं तो वो क्या पूर्णतः भाग हो जाता है और भागफल क्या बचता है उसका, या फिर अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो वो क्या पूरा गुणा हो जाता है, ये है गुणनखंड। जैसे कि अगर हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 5 बार में हो जाएगा 2, है ना। ये क्या हो जाएगा 10, ये लिख सकते हैं। ये क्या 2 से पूरा भाग चला जाता है, जो 10 है वो 2 से भी भाग चला जाता है, 2 और किससे भी भाग जा रहा है, 5 से भी भाग जा रहा है। स्वयं एक और संख्या है 10, 10 को अगर 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0 बचता है हमारे पास। तो ये अनेक संख्याओं से अगर हम लोग भाग देते हैं तो ये गुणनखंड में टूट जाता है, इसको बोलते हैं गुणनखंड। क्लियर। फिर है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं, हमारा दूसरा रूल है या फिर दूसरा नियम है, ये बोलता है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या में अगर 10 है, जैसे वो क्या है, वो अनेक संख्याओं से पूरा भाग चला जाता है। कोई भी एक संख्या लेते हैं, अगर उसको हम लोग भाग देते हैं तो वो अनेक संख्याओं से पूरा भाग चला जाता है। वो जैसे कि ये 2 से पूरा भाग चला जाएगा, है ना। फिर ये क्या है, 5 से पूरा भाग चला जाएगा, फिर ये 10 से भी भाग चला जाएगा। तो ये क्या है, वो अनेक संख्याओं से एक संख्या जो होता है हमारा 1 से शुरू होता है, ये अभाज्य संख्या है। ये आप लोग याद रखेंगे कि 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है। जो 1 होता है उससे और उसके साथ साथ अनेक संख्याओं से पूर्ण भाग चला जाता है, पूर्णतः भाग हो जाता है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं स्टूडेंट्स, अगर उसका आप रूल याद करेंगे, नियम याद करेंगे या परिभाषा याद करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जो 1 के अलावा अन्य और बहुत सारे संख्याओं से पूर्णतः भाग चले जाते हैं, पूर्णतः गुणनखंड को रूल को फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे कि है आपका 10। क्लियर।
फिर है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है कि अगर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आपके पास उपस्थित है, तो वो सारी जो संख्याएं हैं या फिर वो जो संख्या है या तो वो 1 से भाग जाएगी या तो फिर वो स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगी। किससे भाग जाएगी? स्वयं उसी संख्या से। 1 से भाग जाएगी या फिर स्वयं उसी संख्या से भाग जाएगी। ठीक है, भाग दे सकते हैं। और किसी अन्य संख्या से वो पूर्णतः भाग या फिर वो पूर्णतः भाग नहीं हो पाता, पूर्णतः गुणनखंड में नहीं टूट पाता है। इस कारण वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 1 से या फिर स्वयं उसी संख्या से, जिस संख्या से भाग देना होता है उसी संख्या से भाग देते हैं, तो वो पूर्णतः गुणनखंड में टूट जाती है, उसको बोलते हैं आप अभाज्य संख्याएं। जैसे कि उदाहरण है आपका, एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो है 7। अगर 7 को हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 किसी से भाग दे सकते हैं क्या? नहीं। अगर 7 को सिर्फ 1 से भाग देंगे तो वो क्या होगा? भाग जाएगा। या फिर 7 को सिर्फ 7 से भाग देंगे तो वो पूर्णतः भाग होगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण है आपका 13। क्या है? 13 है ना। और क्या है आपका 5। अगर 13 को 1 से भाग देंगे तो जाएगा 13, और 13 को किससे भाग देंगे? 13 से ही भाग देंगे तो हो जाएगा 0। 5 को 1 से भाग देंगे तो होगा 5, और 5 को 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0। ये क्या, ये जो संख्याएं हैं वो किसी अन्य संख्या से वो पूर्णतः भाग हो सकती है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं 9, तो 9 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 या 9, फिर 9 जाएगा 6 से भाग, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया 3 है ना। 9 फिर 9 से भी भाग जाएगा, 9 1 से भी भाग जाएगा। जो 2 सिर्फ 1 से या फिर उसी स्वयं उसी संख्या से भाग देने पर पूर्णतः भाग हो जाती है, भाज्य हो जाती है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। एरोस्थिनीज नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने छलनी दिया। भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करने के लिए एक नियम बनाया जिसको बोलते हैं एस्थेनोस्थिनीज की छलनी। इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इसको क्या किया? अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया। ठीक, फिर क्या किया? इसको 100 भाग में बांट दिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 हो गया, ये हो गया 10। क्लियर? ये हो गया 1, ये हो गया 100। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार उसने क्या किया? ऐसे ही बॉक्स बनाया, उसमें 100 नंबर तक, 1 से 100 तक लिख दिया। एक को क्या कर दिया? एक तो स्वयं खुद से ही भाज्य जाता है और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, इसको उसके अभाज्य संख्या ही बोलते हैं। देन उसके बाद से आता है आपका नंबर 2 है। 2 को सर्कल किया, उसने क्या किया? सर्कल कर दिया, घेरा बना दिया। घेरा बनाने के बाद उसने क्या किया कि 2 से कौन कौन सी संख्याएं भाग जाती है उसको कट किया। तो 2 से 4 भाग जाती है, 6 भाग जाती है, 8 जाती है, 10 जाती है, 12 जाता है, 14 जाता है, 16 चला जाता है, 18 चला जाता है, 20 चला जाता है। फिर उसने क्या किया? एक और सर्कल बनाया। किसमें? अब बनाया उसने 3 में सर्कल। अब 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग जाती है देखिए, तो 3 से चली जाती है 6, फिर चली जाती है 9 है ना, फिर चली जाती है 15, फिर 18 है ना, ऐसे चली जाती है। अब देखो इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है जो इन दोनों से भाग नहीं गई। जस्ट लाइक आपका ये है 5, ये देखो ये 5 नहीं गया भाग,
ये आपका 7 नहीं गया भाग, 11 जो है वो भाग नहीं गया, 13 जो है वो भाग नहीं गया। तो ऐसी जो संख्याएं हैं उन्होंने एस्थेनोस्थनीज ने जो बताया, उन्होंने बताया कि जो सर्कल किए उसके बाद जो कट किए वो सारी संख्याएं जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात वो भाग देने पर या फिर गुणनखंड में टूट जाती है और भाग देने पर पूर्णतः भाग में चली जाती हैं। लेकिन कुछ जो संख्याएं हैं जो वो दोनों संख्याओं से भाग नहीं गया, वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उन्होंने अपने इस प्रयोग को 1 से 100 तक के लिए किया और इसको एक छन्नी के रूप में देखा, इसलिए उसने एस्थेनोस्थनीज की छन्नी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि अभाज्य है ना, भाज्य अभाज्य है वो समझ में आ गया। अब है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य नहीं होगा, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाएगी? ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। तो इनमें क्या होता है कि अगर 2 जाता है ना, जैसे 2 है, अगर 2 को हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 3, 3 क्या होगा? 1। तो इनमें क्या हो गया? उभयनिष्ठ जो हो गया वो 1 हो गया। तो इनकी जो उभयनिष्ठ संख्या है वो यदि 1 होती है, गुणनखंड इनका 1 होता है, तो इनकी जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं। अगर इसको लेंगे 2 और 3 को, तो 2 1 कम 2, फिर हो गया ये हो गया 3, फिर ये हो गया 3 और ये हो गया 1 और 1, 2 गुणे 3। इनकी दोनों की उभयनिष्ठ संख्या क्या है? अगर 1 प्राप्त हो रही है तो ये दोनों संख्याएं क्या कहलाती है? सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर? उसके बाद है संख्याओं के अन्य प्रकार। यदि संख्याओं के अगर हम लोग भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या के अतिरिक्त और अगर कुछ देखते हैं तो आती है सम संख्या और विषम संख्या। 2 प्रकार की संख्याएं हमको पढ़ने हैं। तो एक है सम संख्या आपको और एक है विषम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती है? सम संख्या। जितनी भी संख्याएं हैं आपके पास वो यदि अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः कट जाती है, पूर्णतः भाग चली जाती हैं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 4 6 8 10 जो हम लोग एस्थेनोस्थनीज की छन्नी में पढ़ रहे थे, जो चीज़ें 2 से पूर्णतः भाग चली गई जो भाज्य संख्या कहलाती है वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती। जैसे कि 3, अगर 3 को हम लोग 2 से भाग करते हैं या फिर 5 ले लेते हैं, है ना, 5 ले लिए, अगर इसको 2 से विभाजित करते हैं हम लोग तो क्या जाएगा भाग? तो 2 दूनी 4 हो गया और ये क्या हो गया? 1 बच गया, तो इसमें शेषफल बच गया, ये पूर्णतः भाग नहीं गया, है ना। अगर 7 की बात करेंगे तो अगर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 हो गया, 1 बच गया। अगर हम लोग 8 को भाग देते हैं तो क्या होगा? 2 चौक 8, ये क्या हो गया? पूर्णतः भाग चला गया। तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाग चली जाती हैं ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या और विषम संख्या के बाद अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कोई भी ऐसी संख्या लेते हैं हम लोग, कोई भी संख्या जो दिया हुआ होता है, जैसे कि हम लोग को दिया है 42, अगर इसको हम लोग सरल करते हैं मतलब उसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो वो कितने से, अगर उसको कितने संख्या से हम लोग भाग दे सके कि वो छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम कोई संख्या प्राप्त हो, या चाहे वो 0 प्राप्त हो या फिर वो 2 प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो, उसको कब तक भाग देंगे? जब तक कि उसकी सबसे छोटी संख्या सरलीकृत रूप में ना प्राप्त हो, तब तक उसको भाग देंगे। उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या अगर 42 दिया हुआ है तो उसको हम लोग कब तक भाग देंगे 42 को? तो देखते हैं 42 को अगर हम लोग भाग देंगे तो पहले देंगे 2 से भाग। किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना, आ गया 2, फिर आ गया कितना, या फिर ये भी कर सकते हैं कि क्या होगा फिर, है ना, 2 से भाग दिए, फिर क्या किए,
अगर इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भाग देते हैं, बयालीस दिया हुआ है तो 42 कैसे आएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग 42 ले लेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक, क्लियर हो गया। 21 दूनी 42 होता है, फिर ये क्या हो गया, 3 सत्ते 42, क्लियर, 7 एकम 7, ये हो गया। अगर हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया आपका हो गया 42, कितना हो गया, 14 तिया 42। अगर हम लोग इसको इस हिसाब से तोड़ते हैं, है ना, क्या करेंगे, इसको एक गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं तो क्या होगा, ये 14 के पहाड़ा से 3 बार अगर गुणा करेंगे, 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 42, है ना। तो 42 का क्या हो गया, अगर हम लोग अब इसको 14 तिया 42 हो गया, है ना। उसके बाद क्या आ गया आपका, हम लोग 14 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6, 6 या फिर ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग इतने में भी 42 आएगा क्या, देखो 2 गुणित 3 करेंगे तो कितना आ गया आपका 6, 6 और गुणित 7 करेंगे तो कितना आ गया 42। हम लोग इसको छोटे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 14 गुणित 3 लिखा है हमने तो क्या आ गया 42। ये तो हमको समझ में आ गया कि 14 का गुणनखंड है। लेकिन हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2 गुणित 3 गुणित 7, तो 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, क्लियर। क्यों ऐसा हुआ, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये ज्ञात करेंगे हम लोग आगे। कैसे ज्ञात करना है हमको, कि उसको हम लोग किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें या गुणनखंड में भाग करें, गुणनखंड करने के लिए या सरलीकृत करने के लिए भाग करेंगे तो छोटी से छोटी संख्या हमको प्राप्त होगी, या फिर ऐसा गुणनखंड प्राप्त होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, क्लियर। अब आज ये गुणनखंड ज्ञात करना। अब आज ये गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब आज ये गुणनखंड क्या है, जिसमें सबसे छोटा रूप उसका हमको मिल जाए, या तो 0, 1, 2, 3, अगर सरल करते हैं हम लोग किसी भी संख्या को तो उसका सबसे छोटा रूप हमको मिल जाए, क्लियर। तो अब आज ये गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो अगर हम लोग लेते हैं 24 तो कैसे करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार का। अब उसको लेंगे, सबसे छोटी ऐसी संख्या लेंगे जिससे वो भाग चला जाए। तो सबसे ऐसी छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्लियर। अब ये क्या 12 जो है वो क्या 2 से भाग जाएगा क्या, देखते हैं। अगर भाग नहीं जाएगा तो हम लोग आगे की संख्या 3 में बढ़ाएंगे, लेकिन अगर जब तक वो 2 से भाग होगा तब तक उसको 2 से भाग करेंगे, उसके पश्चात 3 में जाएंगे, फिर जब तक 3 से भाग होगा तब तक 3 में भाग देंगे, फिर 4 में जाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग संख्याओं को आगे बढ़ाते जाते हैं। फिर देखते हैं 2 से भाग चला जाएगा, कितने छक्के 12, 2 छक्के कितना होता है, मतलब 2 के पहाड़ा में कितने बार में 12 आता है, तो 2 के पहाड़ा में हम लोग 6 बार पढ़ते हैं तब 12 आता है, 2 छक्के 12। फिर किससे भाग जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा ना, तो 2 तिया 6। अब किससे भाग जाएगा, ये 3 से, 3 एकम 3। हमको कौन सी सरल रेखा प्राप्त हो गई, हमको एक सरल रेखा प्राप्त हो गई, और हमारा गुणनखंड क्या निकल गया 24 का। 24 इज इक्वल टू 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, ये है इसका गुणनखंड, है ना। कि 2 दूनी हो गया 4, 4 दूनी हो गया 8, 8 और 8 16 8 या 24, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 24, क्लियर। ये समझ में आया आपको कि क्या बोल रहा है कि हमको ऐसी छोटी से छोटी ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे भाग देते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे। जब तक अगर हम लोग भाग देंगे तो एक सरल या छोटी संख्या हमको प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग उसको भाग देंगे, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके गुणनखंड को लिख देंगे इस प्रकार से, क्लियर। अगर 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कैसे निकलेगा, अभी हम लोगों ने किया, कैसे निकाले हम लोग, ये निकाले 24, तो उसमें क्या किए 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6 और आ गया 3 एकम 3। इसका 24 का गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, क्लियर। अब आता है विभाज्यता के जांच के नियम। विभाज्यता का जांच का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में, इकाई मतलब क्या, जैसे अगर हम लोग 224 लिखे तो इसमें इकाई क्या होगा, जो 2 है वो इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा होगा। ये क्या है आपका इकाई, ये क्या है आपका दहाई, ये क्या है आपका सैकड़ा,
क्लियर, सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो जो इकाई का अंक होगा किसी भी संख्या में, यदि आपको कोई भी संख्या दी गई है, अगर उसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 कोई भी संख्या अगर उपस्थित होती है, जस्ट लाइक ये है 1768, इसमें 8 उपस्थित है, 1524 इसमें 4 उपस्थित है, 1470 इसमें 0 उपस्थित है। तो यदि कोई भी संख्या देखेंगे अगर उसके अंत में 0 उसका जो इकाई है, मतलब इकाई वाली जो संख्या होती है उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 दिया हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। हमको कौन सी संख्या किस अंक के साथ पूर्णतः विभाजित होगी, ये जानने के लिए हमको विभाज्यता का नियम देखना है। तो विभाज्यता का पहला नियम बोलता है कि ऐसी संख्या जिसमें 0, 2, 4, 6 और 8 उपस्थित होते हैं, 0, 2, 4, 6 और 8 यदि उपस्थित है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं 256 का एग्जाम्पल लेते हैं, 256 का है ना, 256 का, तो देखते हैं कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर हो गया 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर हो गया 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया सरल फॉर्म में। फिर आ गया, फिर इसके आगे ये कैसे सॉल्व होगा, इसके आगे जब 7 आता है ना, 7 आ गया तो 7 के आगे कैसे सॉल्व होगा ये देखेंगे, कब आगे देखेंगे। क्लियर कि अगर किसी भी इकाई संख्या में अगर 7 आता है तो कैसे विभाज्य होगा, ये आगे पढ़ते हैं। अगर कोई भी संख्या में 0, 2, 4, 6 और 8 दिया हो तो वह संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, जस्ट लाइक 256 दिया है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई पहले बार में। ठीक, उसके बाद है 3 की विभाज्यता के नियम से 3 से अगर कोई भी संख्या कैसे विभाज्य होगी, इसके नियम क्या है। तो यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है, अगर तीनों का क्या करेंगे, अगर 3 जो संख्या दी हुई है, मतलब कोई भी संख्या दी हुई है उसका जो योगफल है, उसका जो अगर सभी अंक दिया गया है जैसे 100, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सभी का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, 3 से विभाजित होगी का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे आपका दिया है 21। ठीक है, 21 कितना है, अगर इसका योगफल निकालेंगे तो हमको मिल गया 3, तो 3 है तो ये 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका 57 है ना, क्या दिया आपका 57, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है 57, तो 5 और 7 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 1 धन 2 है ना, ये 1 धन 2 हो गया, तो 1 और धन 2 3, तो जो 57 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात हमारा विभाज्यता का दूसरा नियम बोलता है कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उनका योगफल हम लोग निकालते हैं, मतलब उनके अंकों को अलग अलग करके जोड़ते हैं और उनसे हमको 3 प्राप्त होता है, उसका इकाई अंक 3 प्राप्त होता है, तो क्या होगा, वो पूर्णतः 3 से विभाजित होगी, वो संख्या नहीं विभाजित होगी। क्लियर। फिर तीसरा नियम है कि 6 से विभाज्यता की जांच। 6 से विभाज्यता की जांच कैसे होगी, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से अलग अलग विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। यदि कोई भी संख्या, हम लोग को जो भी संख्या दिया है वो 2 से भी विभाजित होगी तथा 3 से भी, मतलब 2 बार विभाजित होगी, एक बार 2 से विभाजित होगी, एक बार 3 से विभाजित होगी, तो ऐसी जो संख्या है वो क्या होगी, 6 से विभाजित होगी। क्लियर। फिर है 9 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से है तो वह 9 से विभाजित पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि नियम नंबर 2 बोलता है कि यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसमें अगर अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग हमको 3 निकलता है, 3 प्राप्त होता है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी पूर्णतः। वैसे ही यदि कोई संख्या दिया हुआ है, अगर उनके अंकों का योग करते हैं और उन अंकों के योग में 9 आता है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, जैसे दिया है 63, तो ये क्या हो गया 6 धन 3, ये किससे विभाजित होगी, 9 से। किससे विभाजित होगी, 9 से। अगर इसको आप 36 भी कर दिए तो किससे होगी, 3 धन 6,
इज इक्वल टू 9, ये भी क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर। फिर है पांचवा नियम, 5 से विभाज्यता की जांच करना। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है, या भी कोई भी इकाई का अंक 0 है, 560 या फिर 565, क्या बोल रहा है कि इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या यदि हम लोग लेते हैं भाव विभाजिता के नियम के लिए, भाज्य गुणनखंड के लिए या फिर भाग के लिए, तो उसमें देखेंगे कि यदि उसमें 0 है और अगर 5 है, कब? जब इकाई अंक में उस संख्या का इकाई अंक देखेंगे और उसमें 0 है और 5 है, तो क्या होगा, 0 या 5 है तो वो क्या होगी, पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। अब देखते हैं नियम नंबर 6, 10 से विभाज्यता की जांच करना। तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे है 560 या है 1880, तो ये क्या है, अगर इकाई अंक 0 है तो वो इकाई अंक 0 होने के कारण वो किससे विभाज्य होगी, तो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर। फिर है 4 से विभाज्यता की जांच। जब किसी संख्या के दहाई एवं इकाई अंकों का दहाई और इकाई अंक बोल रहा है कि अंकों से बनी संख्या 4 का अगर 4 आता है तो क्या होगा, वो 4 से विभाजित होगा। अथवा क्या बोल रहा है कि दहाई व इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे ये है, ये भी 4 से विभाजित होगी। या फिर ये बोल रहा है कि 64 और ये बोल रहा है कि 22, दहाई और इकाई अंकों से जो बनी संख्या होगी वो 4 होगी। तो अगर हम लोग दहाई की बात करेंगे और इकाई की बात करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। तो ये जो संख्या होगी दहाई और इकाई से यदि हम लोग जोड़ेंगे तो दहाई और इकाई से अगर कोई संख्या 4 प्राप्त होती है हमको, तो क्या होगा, वो 4 से विभाजित होगी पूर्णतः। या फिर उसमें दहाई और इकाई अंकों में 0 0 या फिर 0 0 दिया होगा तो वो संख्या स्टूडेंट्स 4 से विभाजित होगी। आपको नियमों को याद करना पड़ेगा, तभी आपका जो गुणन और गुणनखंड का जो नियम है, गुणनखंड और गुणज का जो नियम विभाज्यता का या फिर महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालने की, जब हम लोग आगे लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, अभी पढ़े हम लोग महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे, है ना आगे, तो क्या होगा, ये सब के लिए ये नियम जो है वो आवश्यक है। ये जो रूल है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए आपको ये सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे। इसको या तो समझ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, तो हमारा बेस्ट तरीका है कि याद करने का, क्योंकि समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो ही जाएंगे। फिर है 8 से विभाज्यता की जांच। यदि किसी संख्या के सैकड़े दहाई इकाई वाले 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होती है, 3 अंकों की संख्या, कोई भी अगर संख्या दिया हुआ है हमको, उसमें सैकड़ा भी, दहाई भी और इकाई भी, अगर तीनों जो संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वो पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। तीनों अंकों की संख्या अगर 8 है तो वो 8 से विभाजित होगी वो संख्या। क्लियर। फिर है 7 से विभाज्यता। नियम नंबर 9 बोलता है आपका कि 7 से विभाज्यता की जांच। तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का दुगना कर शेष अंकों की संख्या से घटाएंगे तो अगर तथा बची जो संख्या है वह पुनः इसी प्रक्रिया से दोहराइए जब तक कि 1-2 अंक की संख्या प्राप्त नहीं हो जाती। यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो गई तो संख्या जो है वो विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है 1729 में अंतिम अंक है 9, ठीक है। तो हमको बोल रहा है कि हम अंतिम अंक लेंगे और अंतिम अंक को दुगना कर देंगे। तो अंतिम अंक को दुगना किए तो 9 का क्या हो गया 18। अब उसको क्या करेंगे, जो शेष बची संख्या है उससे माइनस कर देंगे। तो शेष बची संख्या क्या है आपका 172, ठीक है। एक 172 में अगर हम लोग 18 को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 154 आ गया। अब इसका अंतिम संख्या क्या है 4 है। 4 को दुगना कर दिए तो क्या हो गया 8। अब उसको किससे घटाएंगे 15 से घटाएंगे। 154 था, 4 को दुगना कर दिए 8 से, अब उसको 15 से घटा देंगे तो अंतिम अंक क्या बचा हमारा 7 बचा, ठीक है। ये है 7। ये अतः ये किससे विभाजित होगी, अगर अंतिम अंक हमारा 7 बचता है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी 7 से विभाजित होगी। क्या आप जानते हैं कि संख्या जो 1729 है उसको रामानुजन संख्या भी कहा जाता है। रामानुजन संख्या क्या होता है, तो रामानुजन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गणितज्ञ थे, जो बोल सकते हैं हम लोग, वैज्ञानिक ना बोल के बोल सकते हैं गणितज्ञ
इन्होंने इस संख्या को बताया था कि ये एक स्पेशल नंबर है, इसका रीज़न भी दिया था उन्होंने। तो इसका रीज़न क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जानते हैं कि इस संख्या को किसको 1729 को रामानुज संख्या कहते हैं, रामानुजन संख्या कहते हैं, और ये एक स्पेशल नंबर होता है। क्लियर। फिर है 11 से विभाज्यता की जांच। तो 11 से जो विभाज्यता की जांच होती है उसमें क्या होता है कि जो अंक 11 से विभाजित हो जाए, जैसे कि उसमें क्या होता है, जैसे डबल नंबर, जो संख्या का जो अंत होता है इकाई और दहाई, उसमें डबल नंबर एक ही जो अंक होता है वो बार बार दिया होता है, वो क्या होगा 11 से विभाजित होगी। इस टाइप की अगर संख्याएं दी है कोई भी संख्या के अंत में तो वो संख्याएं जो है वो 11 से विभाजित होंगी। अब है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या है कि कोई भी यदि संख्या दिया हुआ है स्टूडेंट आपको तो उसको क्या करेंगे, जैसे 24, ठीक है, और दिया है आपको 36, ठीक, 24 और 36 दिया है, इसका आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। पहले मैं उदाहरण सॉल्व करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। क्लियर। तो 24 है ना, 24 दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3, इसका गुणनखंड आ गया 24 का, और यहाँ लिखेंगे 36 का। ठीक, यहाँ पे निकाल लेते हैं 36 का, तो 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, सरल आ गया, एक और एक आ गया। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, और इसको यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ संख्याएं क्या हैं। उभयनिष्ठ संख्या का मतलब होता है कि इन दोनों का महत्व, जब इन दोनों का जो निकाले गुणनखंड, तो इन गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होती है, मतलब एक जैसी जो संख्याएं होती है, बराबर संख्याएं, उनको ले लेते हैं। तो इनमें बराबर संख्याएं कौन कौन सी है देखते हैं। तो पहली संख्या है 2 और 2, ठीक, फिर है 2 और 2, और ये है फिर 3 और 3। अब 1 2 और 3 जो है वो अलग अलग हो गया, तो अब क्या लिखेंगे, दोनों का अगर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी हो गया 4, तिया 12, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है, महत्तम समापवर्तक। किसका महत्तम समापवर्तक है, 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक 12 है। क्या करना है, महत्तम समापवर्तक होता क्या है, तो महत्तम समापवर्तक ये होता है कि यदि कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, आपको दोनों संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं और दोनों को इतना सरल कर, मतलब दोनों को सरलीकृत तक भाग देना है, मतलब जब तक वो सरल नहीं हो जाता है, एक सरल नंबर नहीं मिल जाता है, जब तक कि वो किसी से एक छोटी से छोटी संख्या से भाग ना दिया जाए, मतलब भाग देने पर वो और सरल ना हो सके, वहाँ तक सरल करते हैं। फिर दोनों के जो गुणनखंड है उसको लिखते हैं और उन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या निकालते हैं। फिर उन उभयनिष्ठ संख्या का गुणनखंड करते हैं और उससे जो प्राप्त उत्तर होता है वो उन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। कौन सी संख्या, यदि अगर कोई दो संख्या दी हुई है तो उसको गुणनखंड विधि से इतना सरल करते हैं कि जब तक कि एक छोटी से छोटी संख्या कोई सरल संख्या प्राप्त ना हो जाए, फिर उन दोनों के जो गुणनखंड होते हैं स्टूडेंट्स, उन दोनों के गुणनखंड को क्या करते हैं हम लोग, दोनों के गुणनखंड को ऐसे लाइन से लिख लेते हैं और उसमें से क्या करते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ जो संख्या होती है उसको निकाल लेते हैं और उनको गुणा करते हैं। उभयनिष्ठ संख्या में क्या करते हैं हम लोग, जैसे इसका 2 और 2 है, 2 और 2 है, 3 और 3 है, तो एक एक बार लेते हैं इसको, उभयनिष्ठ संख्या एक एक बार हो गया है ना, तो उसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो आ गया 12। मतलब ये दोनों संख्या का जो गुणनखंड होता है वो 12 से दोनों जो होगी संख्या वो विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं स्टूडेंट। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या
ऐसी संख्या जिसको अगर दो संख्या दी हुई है तो उसका सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है महत्तम समापवर्तक कहलाता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे वो दोनों संख्याएं विभाज्य हो जाती है, भाग चली जाती हैं और एक सरल संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है? उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है तो छोटी संख्या दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगी। क्या बोल रहा है रूल जो बोल रहा है कि जब दो संख्या है जिसमें से एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तो जब जो दोनों पूरी तरह से विभाजित हो गई तो जो छोटी संख्या है वो दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक होगी। जो छोटी संख्या है वो क्या होगी? दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक होगी, है ना। फिर दूसरा नियम बोल रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में आता है कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है उनको क्या बोलेंगे? उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। उसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 1 ही होगा। क्लियर? है ना। एक और चीज़ दिया है महत्तम समापवर्तक निकालने की, एक गुणनखंड विधि हो गई। अब एक है भाग विधि। क्या दिया है आपको? भाग विधि, है ना। तो भाग विधि ये बोलता है कि भाग विधि से क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अच्छा, इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक को गुणन अपवर्तक भी बोला जाता है। महत्तम समापवर्तक को क्या बोला जाता है? गुणन अपवर्तक भी कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे भाग विधि क्या है। कोई भी संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं या गुणनखंड निकालने की भाग विधि क्या होती है? तो यदि कोई संख्या दिया हुआ है आपको 144, ठीक है, क्या दिया है? 144। अब इसको क्या करेंगे? 144 भागित 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? 12 लिखेंगे और ये लिखेंगे 144, फिर 12 एकम 12 और क्या हो गया? 2 बचा और बचा 4, 12 दूनी 24, यहाँ पे आ गया ख़त्म, है ना। भाग विधि कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 252 भागित 576 है, इसका भाग विधि से महत्तम, इन दोनों संख्याओं का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे हम लोग? भाग विधि का मतलब होता है भाग करना, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 576 दिया हुआ है, उसको किससे भाग करेंगे? 252 से भाग करेंगे। तो 252 को कितने बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा। देखो पहले 252 को अगर 2 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4, 5, 5, 10 का 0, हासिल है 1, 2, 2, 4, 1, 5। 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए करेंगे 2 बार। कितना आ गया? 504। कितना आ गया? 504। 6 में 4 गया तो 2 बचा, 7 में 0 गया तो 7 बचा, ये हो गया 72। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है उस शेषफल को किससे भाग देंगे? उसको शेषफल को जो भाज्य संख्या होती है उससे फिर से भाग दे देंगे। तो अब आ गया 252, है ना। तो 72 को कितने बार गुणा करेंगे कि 252 आ जाएगा। तो 72 तिया करो, 3 दूनी 6, 7 में 7 दूनी 14, 7 21। अगर 3 बार करेंगे तो 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 बार ही करते हैं। तो आ गया 216। कितना बचा? 12 में 6 गया तो 6 बचा, 4 में 1 गया तो 4 में 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा, ये हो गया 2 कट। अब हो गया 36 आ गया। अब इसको किससे? 72 से भाग देंगे, ठीक है। तो अगर 72 से भाग देते हैं तो 36 का कितना आ गया? 36 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 6, 12, 2, हासिल है 1, 3, 3, 6, ठीक, ये आ गया 72।
इसको हम लोग माइनस कर दिए, 36 दूनी हो गया 72। अब क्या हो गया, ये कट हो गया, तो जो 36 आया है वो इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, मतलब जो लास्ट में जो शेष बचता है वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या इन संख्या का गुणनखंड कहलाता है। सरल बड़ी से बड़ी गुणनखंड संख्या कहलाती है। क्लियर। महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं या फिर गुणनखंड कैसे निकालते हैं, भाग विधि से इस प्रकार का निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले जो दो संख्याएं दी हुई है उनका भाग करते हैं, फिर जो शेष संख्या दी हुई है उसको भाज्य संख्या से फिर भाग करते हैं। ऐसे करते 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 जब तक हमको 0 या फिर 1 2 ना प्राप्त हो जाए तब तक उसको भाग देते हैं। फिर जो अंत में शेषफल जो बची होती है वो जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, आपका भाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अविभाज्य गुणनखंड कहलाता है।